नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आजसू नेता पप्पू तिवारी के खिलाफ गोलमुरी थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। वैसे मामला दंगा भड़काने का है। उधर इस मामले के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर आजसू पार्टी के नेता और झारखंड के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित अपने समर्थकों के साथ एसपी से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की, मामले की जांच करने की मांग की और कहा कि मामले को जांच कर पप्पू तिवारी पर लगाए गए आरोप को सार्वजनिक करे। साथियों ने यह भी कहा कि पप्पू तिवारी ने कोई गलती नहीं की है, राजनीतिक षड्यंत्र के कारण इन्हें फंसाया जा रहा है। पक्ष विपक्ष को राज्य में चलता रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि सत्ता में बैठे लोग विपक्ष को जेल भेज दे। दंगा भड़काने का जो भी आरोप लगाया है, आरोप एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह का बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए। और वो कोई अपराधी नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता है और इसलिए उनके घर पर रात को 1 बजे 2 बजे पुलिस जा कर के जिस रूप से सलूक कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि राजनीति में पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है, लेकिन सत्ता पक्ष को किसी भी दल के राजनीतिक नेता या कार्यकर्ता के साथ वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। जमशेदपुर के टाटानगर स्थित चाईबासा बस स्टैंड से ऑटो चलाने वाले ऑटो चालक दहशत में है। चालकों से प्रतिदिन पैसा वसूला जाता है। अगर ऑटो चालक पैसा नहीं दिए तो इनके साथ मारपीट की जाती है और ऑटो के परिचालन पर रोक लगा दिया जाता है। पिछले 2 साल से ये ऑटो चालक प्रतिवर्ष लगभग 5,000 सालाना देते हैं, यानी 30 रुपए प्रत्येक दिन देना है। अगर प्रतिदिन पैसा नहीं दिया तो ऑटो चालक के साथ मारपीट की जाती है। उधर दहशत में ऑटो चालक है। आज इन ऑटो चालकों ने एसपी और उपायुक्त कार्यालय के समक्ष ऑटो को लेकर प्रदर्शन किया और रंगदारी मांगने वाले माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि रंगदारी मांगने वाले के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करे, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी व्यक्ति को पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसकी सूचना स्थानीय थाने को दे। हम लोग आज ऑटो चालक संघ की नेतृत्व करते हुए मैं छात्र संघ का प्रतिनिधि हूँ झारखंड का। ये लोग सवेरे आए थे कि हमारे साथ ये लोग अवैध वसूली किया जाता है। हमने पूछा कि कहाँ से, तो ये लोग आउट गेट से लोग से अवैध वसूली किया जाता है। चाईबासा बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से प्रत्येक दिन ये लोग से 130 रुपये वसूली किया जाता है, मासिक 3900 रुपया। ये लगभग 1.5 साल से देते आ रहे हैं। एक डर का माहौल बना हुआ जिससे टेम्पो चालक लोग 2 दिन से टेम्पो नहीं चला पा रहे हैं। घर में अपने में 2 दिन से ये लोग घर में राशन जुटा नहीं पाए। हम तो उपायुक्त महोदय से मांग करना चाहते हैं कि लोग साथ न्याय मिले और जिस तरह से काम कर रहे हैं उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका जो बंगाल राज्य के बॉर्डर पर अवस्थित है, यहाँ के ग्रामीण अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। जमशेदपुर सहित पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले 3 दिनों से बारिश के कारण ग्रामीण के घर तहस नहस हो चुके हैं। घरों के भीतर 3 फीट तक पानी जमा हुआ है और कई कच्चे मकान टूट चुके हैं। देखिए माधवपुर गांव की एक रिपोर्ट। कहते हैं असली भारत गांव में बसता है, लेकिन क्या होगा जब हमारा गांव ही सुकून से ना रहे। जी हाँ, हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों के लापरवाही, संवेदकों के भ्रष्टाचार और स्थानीय विधायक के द्वारा समस्याओं को नजरअंदाज करना ग्रामीणों को भारी पड़ रहा है। झारखंड और बंगाल राज्य के सीमा पर बसे पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम प्रखंड स्थित माधवपुर गांव के ग्रामीण 3 दिनों से बारिश से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। इस गांव में तकरीबन 3000 की आबादी निवास करती है। 3 दिनों के बारिश से यहाँ दर्जनों घरों में 3 फीट तक पानी भर गया है। ये तमाम घर मिट्टी के हैं और कई घर गिरकर टूट चुके हैं और लोग खुले आसमान के नीचे हैं। यहाँ के लोग अपने अपने घरों में रखे अनाज और अन्य सामानों को लेकर दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं। फिलहाल वक्त इनके पास भोजन नहीं है। वहीं लोग अपने घरों से बर्तन के सहारे पानी बाहर निकालने की जुगत में है। यहाँ के ग्राम प्रधान के अनुसार विगत 6 महीने पूर्व गांव में पीसीसी सड़क बनाई गई थी और अब यही सड़क परेशानी का कारण बन गया है। कारण है कि सड़क के साथ नाले का नहीं बनना, जबकि पूर्व में जब यह कच्ची सड़क थी तो सड़क के दोनों छोर में नाला बना हुआ था और सड़क का पानी घरों में नहीं घुसता था। यहाँ के ग्रामीण बताते कि अब पक्की सड़क बनने के बाद सड़क का ही पानी घरों में प्रवेश कर रहा है, जिस कारण तमाम घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई टूट चुके हैं और फिलहाल इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं पहुंचा है। बहरहाल कारण जो भी हो, लेकिन 3 दिनों के बरसात से सरकारी कार्यों की पोल खोल कर रख दी है। संवेदक आधे अधूरे काम को कर पूरे भुगतान के साथ फरार है और ग्रामीण नर के
जीवन जीने को विवश है। गांव का नाम माधवपुर है। यहाँ पर हम अकेले रहते हैं, लेकिन कुछ दिन से लगातार बारिश होने के कारण ये हमारा मिट्टी का घर टूट गया और अभी मेरा रहने के लिए जगह नहीं है। हम जिसका तिसका जहाँ तहाँ घर में रहते हैं और हम अकेले हैं, इसलिए मेरा तो चल जाता है। चावल गेहूं जो है पूरा भीग चुका है। रहने के लिए हम स्कूल में रहता है। खुकड़ी हांस मुर्गा जा है सब बाहर में है। और कुछ बनना है। घर भी टूटा है। घर भी टूटा हुआ है। अभी उन लोगों का रहने का भी जगह नहीं है। किसी तरह दूसरा का घर में अपना सामान जो बैल बकरी चावल गेहूं अनाज जो है बच्चा के साथ दूसरा का घर में वो लोग अपना परिवार का साथ रह रहे हैं। मैं तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुसीबत से इन सब ग्रामीणों को यथासंभव हो सके जितना जल्द हो सके कुछ व्यवस्था करने की कृपा किया जाए। और ये जो रोड है, रोड आपका PWD बोटा से माधवपुर तक का रोड का बगल में जो घर है, पहले इस गांव में उसमें ड्रेन था, लेकिन अभी रोड बनने का बाद ड्रेन समाप्त कर दिया गया है। हम सभी ग्रामीणों ने ठेकेदार को रोड बनाने का पहले बोले थे कि इस परिवार का दिक्कत होगा, जितना पानी जम जाएगा तो सबसे पहले आप ड्रेन का व्यवस्था कर दीजिए। वो हम लोग को आश्वासन दिया था कि हम बरसात का पहले ड्रेन का व्यवस्था कर देंगे, लेकिन आज तक ना तो कोई प्रशासनिक पदाधिकारी, ना कोई ठेकेदार, ना यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक इस परिवार के सामने खड़ा है। क्या मांग कर सकते हैं? जिन लोग प्रभावित हुए हैं उन लोग को राहत के लिए कुछ दिया जाए, कम से कम अभी आपातकालीन कुछ दिया जाए राहत के लिए। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं 4 साल बाद डिमला डैम के 3 फाटक खोला गया है। उधर फाटक खोलते ही निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने डैम के आसपास के क्षेत्र के लोगों को उचित स्थान पर जाने का आदेश दे दिया है। वैसे मूसलाधार बारिश होती रही तो वह दिन दूर नहीं कि जमशेदपुर के नीचे का इलाका जलमग्न हो जाएगा। वहीं शहर के लाइफलाइन माने जाने वाले स्वर्णरेखा और खरकई दोनों नदी उफान पर है। इधर जिला प्रशासन ने डैम के आसपास के लोगों को सतर्क रहने को भी कहा है। अगर बारिश लगातार हुई तो टाइम ओवरफ्लो कर सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ देख रही हूँ। ये पहले मैं पटना में रहती थी, अभी जमशेदपुर आई हूँ तो फर्स्ट टाइम ये फाटक 3 खुला हुआ देख रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ डैम खुला है काफ़ी सालों बाद, अच्छा लग रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई नियोजन नीति से भोजपुरी और मगही सहित 9 भाषाओं की मान्यता समाप्त किए जाने एवं भोजपुरी एवं मगही भाषियों के विरोध में दिए गए विवादित बयान के बाद भोजपुरी और मगही भाषियों में उबाल है। बुधवार को भूमिहार सेना युवा मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंच राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए एक मांग पत्र सौंपा गया। इसके माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री से अविलंब अपने बयान वापस लिए जाने की मांग की। साथ ही मांग वापस लिए जाने तक विरोध जारी रखने की बातें कही। दोहरे चरित्र दोहरा चेहरा, जिसका जीता जागता उदाहरण बागबाड़ा में चलेश्वर महतो है, जिसे सभी लोग भली भांति अपनी नजरों से देखते हैं और सुनते हैं। नतखुरकी के कोलडम में गरीब जनता के ऊपर जलेश्वर महतो के गुंडों के द्वारा दर्जनों लोग को बेरहमी से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई लोग इतनी बुरी तरह जख्मी है कि उन्हें धनबाद में भर्ती होना पड़ा। घटना के बाद मजदूर जब अपनी फरियाद लेकर बागमारा थाना पहुंचे तो उल्टे उन दलित शोषित पीड़ित मजदूरों पर ही झूठा आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया गया।
भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। उपरोक्त बातें बुधवार को भाजपा कार्यालय कतरास में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बाघमारा विधायक ढिल्लू महतो ने कही। विधायक ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एक राज्य में दो कानून नहीं चल सकता। जलेश्वर महतो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनकर अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझ रहे हैं, जिसका जनता जवाब देगी। 144 धारा लगने के बावजूद भी चैतुडी आउटसोर्सिंग कंपनी को कांग्रेस के गुंडों के द्वारा बंद कराया गया, बम और गोली चलाया गया। बेनीडी में 144 लगने के बाद कांग्रेस के गुंडों के द्वारा भयंकर उत्पात मचाया गया। कतरास थाने में कांग्रेस के द्वारा कई बार थाने में धरना प्रदर्शन एवं जाम किया गया। लोयाबाद में भी जलेश्वर महतो एवं इनके गुंडों के द्वारा थाना का घेराव, सड़क जाम किया गया, लेकिन पुलिस द्वारा जलेश्वर महतो पर कार्रवाई न करना राज्य सरकार और पुलिस के साफ तौर पर मिलीभगत नजर आती है। बाघमारा के दलित दोष शोषित को जिस प्रकार परेशान किया जा रहा है, ये जिला प्रशासन और जलेश्वर महतो की मिलीभगत। दलित, गरीब, भूया समाज एवं चौहान समाज के खिलाफ जलेश्वर महतो के द्वारा जाति सूचक शब्द कहा गया। जिस तरह से बाघमारा थाना में पीड़ितों के फरियाद नहीं सुनी जा रही है, देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बाघमारा थाना राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय बन गया है, जहां थाना प्रभारी सूबेदार यादव हर वक्त असामाजिक तत्वों को बैठाकर अड्डाबाजी करते रहते हैं और राजद के लोगों को बैठाकर मीटिंग करते रहते हैं। बाघमारा थाना दलितों का केस वापस ले, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जलेश्वर महतो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के बदौलत पहलवान बने हैं। जनता एक पल में उसका औकात बता देगी। कांग्रेस कलाकमान से मैं कहना चाहता कि जलेश्वर महतो की मानसिक दिवालियापन का पहले इलाज कराए, फिर उसे कोई पदभार दे, अन्यथा कांग्रेस पहले से तो गर्त में है ही और आगे रसातल में चला। वो अपना आवेदन लेकर, अपना आग्रह लेके गया, उस पर केस हुआ, मगर कांग्रेस के गुंडा द्वारा यहाँ पे लगातार गोली चलाना, बम चलाना, 144 को भंग करना, मतलब रोड जाम करना, कोयलेरी को बंद करना, वैसे लोगों पर एक भी मुकदमा नहीं जो गैर कानूनी काम कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है। मगर जो कानून के तहत कानून को सम्मान करते हुए गोल्डन के गरीब, मजदूर, कमजोर लोग वहाँ पे अगर गए अपना आवेदन देने के लिए, हमारा हाथ फट गया, मेरा माथा फट गया, हमारे साथ छेड़खानी हुआ, मतलब तरह तरह का जो भी घटना हुआ अपना घटना में जानकारी देने गया, तो थाना प्रभारी द्वारा वैसे गरीब लोगों पर मुकदमा किया गया। मैं इस मुकदमा का, इस सोच का, इस तरह का गलत मानसिकता रखने वाले, कानून का उल्लंघन करने वाले, चाहे थाना प्रभारी हो चाहे कांग्रेस के गुंडा हो, मैं इसका विरोध करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और मैं कांग्रेस के आला अधिकारी से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे मतलब मानसिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं है, उसको कार्यकारी अध्यक्ष हमारे पूर्व विधायक जलेश्वर महतो जी को बना दिया गया है। इसका मेरा आग्रह होगा कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस से कि इनका मानसिक स्थिति को इलाज करवाते हुए इसको ठीक करवाने का काम करे, उसके बाद ठीक हो, उसके बाद उसको कोई तरह का पदभार दे। अन्यथा जिस प्रकार से इनकी जब से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तब से इनका मानसिक स्थिति और बिगड़ चुका है, क्योंकि लोड नहीं ले पा रहा है उम्र होने के कारण या इसका मानसिक स्थिति खराब होने के कारण। नगर निगम द्वारा धनबाद कोर्ट परिसर में आवंटित वाहन पड़ाव पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा जमा रखा है, जिसके विरोध में प्रभाकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। मालूम हो कि धनबाद कोर्ट परिसर में सड़क पर वाहन खड़ा करने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए नगर निगम ने कोर्ट परिसर में एक खाली भूभाग पर वाहन पड़ाव आवंटित किया था। इन दिनों कुछ लोगों ने उक्त भूखंड पर सरकारी बाउंड्री को गिराकर कमरे का निर्माण कर लिया है, जो कि अवैध है, जिसके विरोध में संबंधित पदाधिकारियों को पत्र द्वारा मामले की जानकारी दिया गया है, जिससे कि वाहन पड़ाव को अवैध कब्जा से मुक्त कराया जा सके। लेकिन पिछले 1 वर्ष से मामले की सुनवाई नहीं होता देख प्रभाकर प्रसाद ने पत्र के माध्यम से अवैध कब्जा हटाने के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। बताया जाता है कि एसडीएम कोर्ट कैंपस में नगर निगम के द्वारा वाहन पार्किंग आवंटित किया गया है, जिसके संचालक अमित सिंह, रतिलाल महतो, भोला साव एवं अन्य द्वारा किया जाता है, परंतु पार्किंग वसूली कर्ताओं के द्वारा पार्किंग स्थल में निर्मित बाउंड्री को गिराकर अवैध रूप से एक रूम का निर्माण कर कब्जा किया गया, जो झारखंड सरकार की जमीन है, जो गैर कानूनी है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग के संबंधित पदाधिकारी कब्जाधारियों से मोटी रकम लेकर कब्जा कराने में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा अवैध वसूली भी की जा रही है। जहाँ पे जो चिन्हित नहीं है जगह, उस जगह को पे भी वो लोग वसूली कर रहे हैं, और जहाँ पे पार्किंग स्थल दिया गया है वहाँ पे इनके द्वारा लोहे के शेड बनाकर उसमें पाइप उप लगा के एक अवैध रूम का निर्माण किया गया, जिसके मैंने लिखित शिकायत नगर आयुक्त महोदय को 23/11/2020 को किया, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः मैंने
3/9/2021 को भी किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी एक पत्र दिया है। धनबाद रेल सुरक्षा बल इन दिनों स्थापना दिवस मना रहे हैं, जहां प्रतिदिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बुधवार को धनबाद के आरपीएफ पोस्ट में योगाभ्यास किया गया, जिसका नेतृत्व आरपीएफ इंस्पेक्टर अविनाश करोसिया ने किया, जहां प्रशिक्षुओं के द्वारा आरपीएफ के जवानों व अधिकारियों ने योग किया। इस दौरान धनबाद रेल मंडल आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त प्रेमदीय संजय मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बताया कि 20 सितंबर से आरपीएफ में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज योगाभ्यास का कार्यक्रम रखा गया था। स्वस्थ रहने के लिए योग हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। योग करे और निरोग रहे, यही संदेश लोगों को देने का काम किया गया है। आगे और भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण को ध्यान में रखकर पौधारोपण भी किया जाएगा, ताकि पर्यावरण हमारा स्वच्छ व सुंदर बना रहे। योगाभ्यास कर रहे जवानों में भी काफी खुशी की लहर देखने को मिली। उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार रेलवे की सुरक्षा में लगे रहते हैं, इसलिए फिट रहने के लिए योग काफी आवश्यक है। आरपीएफ स्थापना दिवस ऐसे तो 20 सितंबर को था, बट ये पूरा सप्ताह ही हम लोग स्थापना दिवस और स्थापना सप्ताह के रूप में मनाते हैं। पूरे सप्ताह भर रेलवे सुरक्षा बल के सभी बल जवान विभिन्न प्रकार की कार्यक्रिया करते हैं। उसमें से अवेयरनेस प्रोग्राम पब्लिक के बीच में है, खासकर महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा। आज हम लोग का सेशन योगा सेशन था। हमारे जवान का माइंड बॉडी सब ठीक रहे, उसके कारण हम लोगों ने ये योगा सेशन कराया। और ये योगा सेशन धनबाद के साथ साथ हमारे विभिन्न और भी शहर हैं और भी पोस्ट हैं, वहाँ भी ये किया जा रहा है। झारखंड सरकार के द्वारा सोना, सोबरन, धोती, साड़ी वितरण योजना की शुरुआत राज्य स्तरीय रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन प्रक्रिया से किया। राज्य भर के तमाम जिलों में इसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुमका में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शामिल होकर इसका उद्घाटन किया। जमशेदपुर के रविंद्र भवन में भी इसको लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री जुड़े रहे। वहीं जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी और समीर मोहंती के साथ जिले के उपायुक्त समेत तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान तमाम अतिथियों ने संयुक्त रूप से प्रथम चरण के चयनित लाभुकों के बीच साड़ी और धोती का वितरण किया। वैसे इस योजना के तहत वर्ष में 2 बार 10 रुपए में धोती और साड़ी जन वितरण प्रणाली के दुकान में बीपीएल कार्ड धारकों को उपलब्ध होगा। मौके पर मौजूद अतिथियों ने कहा कि राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से अब गरीबों को राशन के साथ साथ अब वस्त्र भी उपलब्ध होंगे। राशन कार्डधारी परिवार हैं, उन परिवारों को एक धोती और एक साड़ी या लुंगी जो है वो हम लोगों को पीडीएस डीलर के माध्यम से वितरित करना है। इसी योजना का आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि बिल्कुल जो असहाय और निशक्त परिवार हैं, जो कि राशन पर डिपेंड करते हैं, उनके तन पे कपड़ा भी उपलब्ध सरकार जो है बिल्कुल करवा दें। और इसी क्रम में पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला में 4,36,000 परिवार हैं जो इसके लाभुक होने वाले हैं। आज 100 परिवारों को हम लोगों ने यहाँ पे टोकन स्वरूप आमंत्रित किया। टाटा स्टील कंपनी ने अप्रेंटिस एग्जाम ली। उधर परीक्षा का परिणाम भी घोषित हो गया, लेकिन परिणाम घोषित होते ही बवाल शुरू हो गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने कंपनी प्रबंधन पर धांधली का आरोप लगा और कहा कि जिन बच्चों ने अच्छा एग्जाम दिया था उन बच्चों को फेल किया गया, जिनके पास सेटिंग है या पैसा है उन लोगों को पास किया गया है। इसलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इनके रिजल्ट को सार्वजनिक किया जाए और जितने बच्चे शामिल हुए सभी का रिजल्ट सार्वजनिक हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। टाटा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जहां अप्रेंटिस एग्जाम के बाद इतना बड़ा धब्बा लगा है। अब सवाल यह उठता है कि टाटा कंपनी क्या इस दाग को धो पाएगी या नहीं। हालांकि अभ्यर्थी लगातार एसएनटीआई के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना पर बैठे हैं, और वो भी अपने न्याय की मांग को लेकर। आपको याद दिला दें कि 250 सीट के लिए टाटा कंपनी ने एग्जाम लिया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 1,000 अभ्यर्थी पास भी हो गए। ऐसे में अभ्यर्थियों ने जो भी आरोप लगाया है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अभ्यर्थी नाराज है। हमारे डिमांड यही है कि हमने पूरी मेहनत के साथ तैयारी की थी और ये एग्जाम फेयर नहीं हुआ है, इसलिए हमारा यही मांग है कि आप फिर से एग्जाम कैंसिल करें। एग्जाम कैंसिल करके फिर से एग्जाम दें, ताकि सारे बच्चे भी संतुष्ट हो, उनके गार्जियन भी संतुष्ट हो और नागरिक भी संतुष्ट हो।
उन लोगों को लग रहा है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। और ये बहुत गंभीर विषय, ये बहुत आसान विषय नहीं है। इतने गार्जियन और इतने बच्चे जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, इनका सीधा आरोप है कि जो पिछले दिनों ऑनलाइन एग्जाम ली गई थी उसमें सरासर धांधली हुई और उसका बहुत सारा प्रमाण उपलब्ध है। जैसे सुबह अगर 9 बजे से एग्जाम चालू हुआ और 3 बजे तक अगर एग्जाम चल रहा है, 6 बजे तक ऑनलाइन चल रहा है, तो ऐसा देखा गया है कि हर बार में क्वेश्चन बदलता है। लेकिन आप बताइए, अगर 9 बजे वाले को भी सेम क्वेश्चन पूछा जाए और 6 बजे वाले को भी सेम क्वेश्चन पूछा जाए ऑनलाइन में, तो क्या उस तक क्वेश्चन नहीं पहुंच जाएगी? और किसी बच्चे ने तो पहले ही सब चीज़ डाल दिया, वो भी यूट्यूब पे मौजूद है, उसका भी रिकॉर्ड है इन लोगों के पास। क्या डाल दिया? क्वेश्चन कैसे पूछा गया, उसको कब मिला, क्या मिला, कैसे डाल दिया, वो डाल दिया, उसी दिन डाल दिया। तो मेरा ये मानना है कि हमारे शहर का नाम इससे खराब हो जाएगा। टाटा स्टील कंपनी के ऊपर ये सवाल खड़ी हो रही है, तो मैनेजमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि इसको अविलंब इसको रद्द कर दे और फिर से एक फेयर एग्जाम करवाए जैसा कि होते आया है और सबको संतुष्ट कर दे। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.